हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक है आपकी फिजिक्स की, उसका चैप्टर 8वां है, जिसमें जो लास्ट चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में केवल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि है कि विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, व्याख्या कीजिए ऐसे। जैसे एम्पियर का मैक्सवेल समीकरण क्या होता है, ठीक है नी। इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने मॉडल पेपर से लिया है। ये कई सेटों में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि 3, 4, 6, यानी कि ये सेट नंबर जो होते हैं पेपर मॉडल नंबर, ठीक है नी। तो मॉडल पेपर जो होते हैं उस सेट 3 और 4 और 6 में दिया गया है। और ये कब कब क्वेश्चन पूछा गया है? सन 2019 में भी पूछा गया है, और भी 21 में भी पूछा गया है, और 24 में। अब इसका मतलब ये है कि ये 25 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको इस क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो 3 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे कि विस्थापन धारा क्या है और इसकी महसूसता क्या होती है, ठीक है नहीं, मतलब महसूस क्यों किया गया था, इसकी व्याख्या किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से विस्थापन धारा का सूत्र निकल के आता है, वो भी क्लियर हो जाएगा। और एम्पियर मैक्सवेल समीकरण क्या था, वो भी इसमें आपको पता पड़ जाएगा। तो यानी कि इसमें 3 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो और जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, व्याख्या कीजिए, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण प्राप्त कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन है मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर सेट 3, 4, 6 में ये पूछा गया है, सन 2019, 2021 और 2024। अब ये 25 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको तैयार करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है और आपको कॉपी में नोट करना है, जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। तो विस्थापन धारा क्या होती है? विस्थापन धारा की अगर हम बात करें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है नी, विस्थापन धारा, ठीक। देखो, विस्थापन धारा एक ऐसी धारा है जो मुक्त आकाश में उत्पन्न होती है। मुक्त आकाश का मतलब ऐसा है कि ये निर्वात वगैरह जो है उसमें उपस्थित हो। जो मुक्त आकाश में उपस्थित होती है उस धारा को विस्थापन धारा कहा जाता है। बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों उत्पन्न होती है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो विस्थापन धारा जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। वैद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन की दर, ठीक है नी, परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो विस्थापन धारा की क्या परिभाषा होती है, चलिए उस परिभाषा को देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन धारा वह धारा होती है जो समय के साथ वैद्युत फ्लक्स, यानी कि देखो आप वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। वैद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन करते हैं तब क्या होता है, आपकी विस्थापन धारा का जन्म होता है। और आप समझ जाना कि विस्थापन धारा जो होती है वो मुक्त आकाश में उत्पन्न धारा होती है। कोई भी वायर नहीं होगा बीच में, तो जो ऐसी धारा को कहते हैं विस्थापन धारा। विस्थापन धारा ही तो है जो भी, जैसे मान लो आप किसी से बात करते हैं फोन पर, तो वो किसके द्वारा होता है, तरंग के माध्यम से तो होता है, सिग्नल के माध्यम से होता है। तो वो सिग्नल कौन है, वही तो है विस्थापन धारा। उसी से तो जन्म हुआ है तरंगों का, ठीक है नहीं। तो विस्थापन धारा से ही तरंगों का उत्पत्ति हुई है। जैसे रेडियो तरंग वगैरह जितनी भी हैं आप देख सकते हैं, तो वो सब विस्थापन धारा से ही संभव हुआ है, ठीक है। तो विस्थापन धारा की परिभाषा क्या होगी? विस्थापन धारा वह धारा होती है जो समय के साथ वैद्युत फ्लक्स, यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इससे आई डी से प्रदर्शित करते हैं। आई मतलब धारा होती है, ठीक है नी। और डी यानी कि होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी लगा दिया है, से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो स्टूडेंट होता है वो होता है आई डी। आई डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे में डी टी, ठीक है नी। तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला होता है आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी, ठीक है। ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि विस्थापन धारा क्या है। विस्थापन धारा वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न होती है, ठीक है नी। वैद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन करते हैं तभी क्या होता है, विस्थापन धारा का जन्म होता है। अभी देखेंगे कि विस्थापन धारा का ये फॉर्मूला कहाँ से निकल गया है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी महसूसता क्यों की गई थी, महसूस क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, विस्थापन धारा की वजह से ही रेडियो तरंगों का प्रसारण किया जाता है, ठीक है। ये मैक्सवेल ने इसको बताया था। किसने बताया था विस्थापन धारा का जन्म किसने किया? विस्थापन धारा की जो खोज की थी वो मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? मैक्सवेल ने। स्टूडेंट, आवश्यकता है इसकी कि विस्थापन धारा का पता मैक्सवेल के द्वारा किया गया। इन्होंने मुक्त आकाश में एक नई धारा को बताया जिसे विस्थापन धारा कहा जाता है, ठीक है नी। इसी के कारण रेडियो तरंगों की खोज हुई, अर्थात रेडियो तरंगों के प्रसारण विस्थापन धारा के द्वारा ही होता है। यानी कि रेडियो तरंगों का जो प्रसारण जो होता है वो विस्थापन धारा के द्वारा ही होता है।
इतनी दूर तक आप किसी सिग्नल को भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह को वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो सब किसकी वजह से होता है? विस्थापन धारा की वजह से होता है, ठीक है नी? जो मुक्त आकाश में उत्पन्न होती है धारा, उसे हम कहते हैं विस्थापन धारा। एक धारा तो वो होती है परंपरागत धारा, चालन धारा कहते हैं, जो चालक तार में उपस्थित होती है, परंतु एक धारा एक ऐसी होती है जो मुक्त आकाश में उपस्थित होती है, जो मतलब आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है ना? तो इस प्रकार से वो धारा होती है आपकी विस्थापन धारा, ठीक है? इसका प्रयोग आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? क्योंकि रेडियो तरंगों के प्रसारण में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण होती हैं, उनके प्रसारण में इसका प्रयोग किया जाता है। विस्थापन धारा के ही वजह से इतनी भी तरंगें जो हैं, वो सब संभव हैं, ठीक है नहीं? विस्थापन धारा का पता मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। इन्होंने मुक्त आकाश में एक नई धारा को बताया, जिसे विस्थापन धारा कहा जाता है। इसी के कारण रेडियो तरंगों की खोज हुई, अर्थात रेडियो तरंगों के प्रसारण विस्थापन धारा के द्वारा ही होता है। ये आपको आवश्यकता में लिखना है। अब हम चलिए बात करते हैं एम्पियर मैक्सवेल समीकरण क्या होता है, ठीक है? तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। एम्पियर मैक्सवेल समीकरण क्या होता है? तो देखो, एम्पियर का नियम कहता है कि बंद लूप किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद लूप द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर का नियम कहता है। परंतु एम्पियर का नियम पूर्णतः सही नहीं था, क्योंकि मैक्सवेल ने इसको गलत कर दिया था। उन्होंने बताया था कि जैसे एक संधारित्र के बीच में अगर हम कोई भी एक लूप मानते हैं, तो उसमें तो कोई धारा नहीं है, फिर भी उसके अंदर फिर भी उसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र होता है। और वैद्युत क्षेत्र क्यों होता है? तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ है, यानी कोई ना कोई धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरी प्लेट पर आवेश कैसे आया, ठीक है नहीं? तो इसी के संबंध में मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम को गलत साबित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से तो एम्पियर का जो नियम है वो पूर्णतः गलत माना जाएगा। इस प्रकार से थोड़ी सी उसमें सुधार किया मैक्सवेल ने, और अपना एक समीकरण दे दिया उन्होंने। तो इसलिए उसे कहा गया एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। मतलब एम्पियर के नियम को ही संशोधित कर अपना एक समीकरण दिया, उसे एम्पियर मैक्सवेल समीकरण कहा गया, ठीक है ना? तो वही लिखा है, मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम संशोधित कर एक नियम उत्पन्न उत्पन्न किया, जिसे एम्पियर मैक्सवेल समीकरण कहा जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में संशोधन कर, नियम में या में लिख देना, नियम में संशोधन कर एक नियम दिया, ठीक है नी? जिसे एम्पियर मैक्सवेल नियम कहते हैं। या हम कह सकते हैं एक समीकरण दिया, जिसे हम एम्पियर मैक्सवेल समीकरण कहते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो समीकरण तो ये होता है समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यानी कि बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन म्यू नॉट कितनी धारा है उसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, चालन धारा अलग है, प्लस म्यू नॉट सिग्मा, यहाँ पर तुम्हारी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी, इस प्रकार से। तो ये होता है एम्पियर मैक्सवेल समीकरण होता है। ये किस प्रकार से आया वो भी देखेंगे अभी हम, ठीक है? तो ये होता है एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। ये तुम्हारा प्रथम समीकरण जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा मैक्सवेल का चौथा समीकरण होता है। कौन सा होता है? मैक्सवेल का चौथा समीकरण है ये, ठीक है स्टूडेंट? ठीक है? इसके 4 समीकरण होते हैं, मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए थे, उसमें से ये चौथा समीकरण है। वो तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैक्सवेल के समीकरण कौन-कौन से होते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो ये होता है समीकरण इसका। अब हम बात करते हैं कि इसका ये समीकरण किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो वही तो कह रहा है कि एम्पियर मैक्सवेल समीकरण को प्राप्त कीजिए। तो हमें प्राप्त करना है, तो निगमन करना है कि किस प्रकार से प्राप्त हुआ था। तो इसको प्राप्त करने के लिए एक संधारित्र से ही इसका जन्म हुआ। संधारित्र के ही माध्यम से पता लगाया गया कि एम्पियर का नियम कहाँ पर गलत है। ठीक है? तो चलिए, मैं उसी डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ और इस फॉर्मूले को निकाल के देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसका निगमन करते हैं कि एम्पियर मैक्सवेल समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक बात करेंगे आवेशित संधारित्र से निम्न गणना करने पर। हम यहाँ पर एक संधारित्र लिया है जो आवेशित है, ठीक है नी? इनके बीच की जो दूरी है वो स्टूडेंट, वो कितनी है? डी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। क्षेत्रफल प्लेटों का ए है, पृष्ठीयावेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है नी? इन दोनों का, ठीक है स्टूडेंट? इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। एक संधारित्र आवेश संधारित्र है, आवेशित संधारित्र है। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है? सबसे पहले इस जो संधारित्र है, इसके मध्य में वैद्युत क्षेत्र को पता लगाना है, क्योंकि हमने पढ़ा है विस्थापन धारा क्या कहती है? विस्थापन धारा होती है वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लेटों के मध्य पहले वैद्युत क्षेत्र को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, ठीक है नी? तब वैद्युत क्षेत्र को हमें निकालना है। अब चलिए वैद्युत क्षेत्र को निकालते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो होता है, वो आपको याद रखना है कि ई बराबर होता है आपका सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, परंतु यहाँ पे 2 चादरें हैं, इस कारण से इसके मध्य वैद्युत क्षेत्र होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो इन दोनों प्लेटों के मध्य आपको तो साफ ऐसा याद रखना है कि इन प्लेटों के मध्य क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है? नहीं होगा, नहीं होगा?
वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से डायरेक्शन होगी इसकी वैद्युत क्षेत्र की, होगी नहीं होगी, इसी प्रकार से डायरेक्शन होगी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की। अब आपको क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र निकल के आया। अब आपको पता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा बराबर होगा Q/A, यानी कितना आवेश है प्लेट के ऊपर वो वाला लिया जाएगा और क्षेत्रफल लिया जाएगा, ठीक है नहीं। प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से अब हम देखो सिग्मा की जगह पर ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आएगा निकल के, तो ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा E बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q/T में हो जाएगा A/ε0, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से आपका यहाँ पर तुम्हारा निकल के आएगा, ये तुम्हारा यहाँ पर निकल के आता है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें आगे की तरफ करना क्या है, आगे की तरफ हमें अब निकालना है कि प्लेटों के हम मध्य में एक पृष्ठ मानेंगे, क्या मानेंगे, एक पृष्ठ मानेंगे। चलिए इन प्लेटों के मध्य में आपको क्या क्या करना है, एक पृष्ठ मानना है। तो मैं यहाँ पर एक पृष्ठ ले लेता हूँ इस प्रकार से, ये मैंने एक पृष्ठ मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। और आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से प्लस से माइनस की तरफ है, तो इसमें से कुछ बल रेखाएं निकलेंगी, तो जब बल रेखाएं निकलेंगी तो फ्लक्स होगा इसके अंदर से। तो अब हम इस पृष्ठ के अंदर कितना फ्लक्स होगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, तो संधारित्र के मध्य लिए गए पृष्ठ से पारित फ्लक्स, जो पृष्ठ हमने लिया है उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा वही निकालेंगे। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई ई बराबर होता है स्टूडेंट, आपका होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है नहीं। अगर यहाँ से वेक्टर साइन हटाएंगे तो ये निकल के आएगा आपका ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है स्टूडेंट वो होता है 0 डिग्री, कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का जो मान होता है स्टूडेंट वो होता है आपका 1, तो जो हो जाएगा ई ए। तो आपका जो यहाँ पर फ्लक्स निकल के आया वो निकल के आया ई और ए निकल के आया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, जो आपने ई का मान जो निकाला था उस ई को मान को यहाँ पर रख देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ई का फॉर्मूला मैंने निकाला ई बराबर Q/A/ε0, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसी समीकरण फर्स्ट को हम वहाँ पर रख देंगे जो हमने वैल्यू निकाला है। चलते हैं समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का मान हमने निकाला था Q/A में A/ε0 और इनटू में था तुम्हारा यहाँ पे ए, ये कोई ए है, इस ए से ये कट जाएगा यहाँ से, तो निकल के आएगा फाई ई बराबर Q/A/ε0। अब यहाँ से अगर मुझे Q का मान निकालना है तो ये निकल के आएगा आपको यहाँ पर Q बराबर ε0 फाई ई। इस प्रकार से आपका यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका यहाँ पे निकल के आया है, Q बराबर निकल के आया है, इतना आपका निकल के आया है। अब जब ये इतना निकल आता है तो अब आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कब होता है, जब तुम्हारा आवेश में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे कि परिवर्ती आवेश हेतु हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, परिवर्ती आवेश हेतु टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, क्योंकि आवेश परिवर्तनशील है तभी तो वैद्युत क्षेत्र बदलेगा। तो यहाँ पर आवेश में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा dQ/dt और इसका हो जाएगा ε0 d/φE में dt। अब आपको पता है कि dQ/dt जो होता है वो एक धारा होती है, आवेश बढ़ते समय क्या होता है, धारा। तो यहाँ पर छोटी सी धारा है तो इसका मतलब हम यहाँ पर लेंगे ID, यानी कि विस्थापन धारा कहेंगे इसी को, और जो हो जाएगा ε0 d/φE/dt। इस प्रकार से आपका विस्थापन धारा का फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये तो विस्थापन धारा का फॉर्मूला निकल के आया व्यंजक। अगर आपसे विस्थापन धारा पूछे तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब क्या करना है, अब तुम्हें एम्पियर का नियम लगाना है, क्योंकि हमें समीकरण प्राप्त करना था एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। अब एम्पियर के परप्रति नियम से, ठीक है। तो एम्पियर का परप्रति नियम क्या कहता है, बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद लूप से गुजरने वाली धारा का μ0 गुना होता है। तो चलिए उसी में रखते हैं इसको। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है ये एम्पियर के परप्रति नियम से, तो एम्पियर के परप्रति नियम से यहाँ पर देखें तो सिग्मा आई कितना होगा तुम्हारा, यहाँ सिग्मा आई तुम्हारा होगा, एक होती है चालन धारा, इसे सी रखेंगे करंट, प्लस एक होती है विस्थापन धारा, भी हमने निकाली है डी। इन दोनों धाराएं ली जाएंगी, तो यहाँ पर जब रखा जाएगा इसको तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर
म्यू नॉट कोष्टक के अंदर हो जाएगा आई सी प्लस के अंदर आई डी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। अब जब इसको रखेंगे यहाँ पर तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई सी के अंदर गुणा करेंगे तो आई सी प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इसका तो मान होता है ना डी फाई ई बटे डी टी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल करके आता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ये तुम्हारा निकल के आया है समीकरण, मैक्सवेल समीकरण निकल के आया है, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। आप देख सकते हैं किस प्रकार से निकाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ये बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है, इसको तैयार अवश्य करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।